हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। देखिए, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लुसेंट का नेक्स्ट चैप्टर। लेकिन मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि क्योंकि कई लोग बोलते हैं ना भैया आप लुसेंट का एक एक लाइन करवा दो। लेकिन काफ़ी देखो, लुसेंट का मैं एक एक लाइन करवा रहा हूँ, लेकिन बुक से करवाने में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जैसे चाहे ज्योग्राफी का हो या बात करें बायोलॉजी का, बिल्कुल समझ में नहीं आता, मुझे भी नहीं आता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इम्पॉर्टेंट क्या है। इम्पॉर्टेंट हमारा बुक को एंड कर ख़त्म करना नहीं, इम्पॉर्टेंट है कि हमारा क्वेश्चन बने एग्जाम में। तो इसके लिए हमें समझना ज़रूरी है, और एक बार समझ लिए तो बार बार आपको बुक को देखना ही नहीं पड़ेगा। तो ह्यूमन ब्लड हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारे पिक्चर का मैं यूज कर रहा हूँ ताकि आप इसे फ़ायदा क्या हो, फ़ायदा हो कि हम एकदम क्लियर हो जाए, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर बार बार हमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो चलिए डिस्कस करते हैं ह्यूमन ब्लड। जो इंफॉर्मेशन दिया है, जो फैक्ट्स दिया है, वो तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, एक भी टर्म आपका छूटेगा नहीं। आप इसका लुसेंट देखना, एक भी लाइन छूटेगा नहीं। इसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हो, 9582062485। अगर आपको कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, कि आप चाहते हो कि हम कुछ कंट्रीब्यूट करें ताकि और चैनल में हम और कुछ ऐड कर सकें, कुछ और चीज़ ला सके, कुछ और काम करवा सके, कुछ आउटसोर्स करवा सके, तो इस नंबर पे आप कुछ भी फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं, ह्यूमन ब्लड की बात करते हैं। तो ब्लड को सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, ब्लड एक फ्लूइड है, ये तो हमें पता है, फ्लूइड। तो आपने देखा होगा पिछले चैप्टर में हमने एक कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कस किया था, 4 टाइप के एनिमल टिश्यू देखे थे। उसमें हमने जैसे एपिथेलियल, कनेक्टिव, उसके बाद मस्कुलर और उसके बाद नर्वस टिश्यू देखा था। तो उसमें जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका एग्जाम्पल है कौन, ब्लड। और हमने देखा था ब्लड एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, एकमात्र ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो फ्लूइड में प्रेजेंट होता है, जो लिक्विड में प्रेजेंट होता है। इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलते हैं आगे। सबसे पहले टिश्यू है, यानी ब्लड एक टिश्यू है, ब्लड एक टिश्यू है, ये समझिए। तो सबसे पहले वो लेबल हमें याद होगा, सबसे पहले बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। इसमें कोई प्रॉब्लम, इतना जल लिया। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। हमारे जनरली क्या होता है, हमारा जितना वेट होता है उसका 7% ऑफ टोटल वेट क्या होता है, ब्लड होता है। टोटल वेट, क्लियर, वो ब्लड होता है। जनरली क्या होता है, 5 से 6 kg तक जनरली नॉर्मल कंडीशन में इतना होना चाहिए, इतना होता है। वुमेन का थोड़ा कम होता है, ½ kg कम होता है मेल के रिस्पेक्ट में। हमारे जो ब्लड है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। और एक और चीज, स्प्लीन क्या है, स्प्लीन एक स्टोरेज ऑर्गन है, ध्यान देना, स्प्लीन एक स्टोरेज ऑर्गन है। क्लियर। तो सिंपल समझ लो कि जब डेथ वगैरह होता है, आरबीसी वगैरह का डेथ होता है, तो जाता कहाँ पे, स्प्लीन में जाता है, स्प्लीन और लीवर में जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आगे हम और स्प्लीन के बारे में देखेंगे। तो हम देखो, हम इसको स्प्लीन या लीवर को हम क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे और भी चीजें, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए। क्लियर। तो आप पीएच की बात करते हैं, तो पीएच देखो, पीएच कितना से कितना कितना होता है, 0 से 14 होता है। जो 7 पे होता है और न्यूट्रल होता है, और इधर थोड़ा और बेसिक होता है, थोड़ा एसिडिक होता है। अगर 7 से थोड़ा कम हुआ तो एसिडिक, 7 से ज़्यादा हुआ तो बेसिक। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो ब्लड है, ब्लड थोड़ा सा बेसिक है। क्लियर, थोड़ा बेसिक है यानी थोड़ा अल्कलाइन है, हमें पता है अल्कलाइन है, थोड़ा बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि 7.4 कहीं यहाँ इन बिटवीन इसके बीच में आएगा ना, तो न्यूट्रल से थोड़ा ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं। तो पीएच क्या होता है, पीएच हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। पीएच क्या है, पीएच हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को मेजर करता है। ये एक्सप्रेस क्या बताता है, ये बताता है कि कोई भी सॉल्यूशन एसिड है या बेसिक है, ये बताता है। क्लियर, इधर है तो बेसिक है, इधर है तो सॉलिड है। क्लियर, इसका फॉर्मूला ये होता है, पीएच इक्वल टू -log(H+), यानी हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को बताता है। क्लियर। तो आप कुछ एग्जांपल देख लीजिए, 7 अगर किसी का पीएच है तो प्योर वाटर है। क्लियर, ब्लड इसके बीच में आता है,
क्लियर। 7.4 मैंने देखा बेकिंग सोडा यहाँ पे आएगा, बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अमोनिया का इसके बाद होता है, सोप का इसके आसपास होता है, ब्लीचिंग पाउडर का इसके आसपास होता है, ड्रेन क्लीनर इन सब का यहाँ पे होता है। तो यानी वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक होता है। तो अब पीछे जाते हैं। मिल्क का थोड़ा एसिडिक है, हमें पता चला। कॉफ़ी और ज़्यादा एसिडिक है, वाइन और ज़्यादा, वाइनेगर और ज़्यादा, लेमन और ज़्यादा, स्टोमिक और ज़्यादा, और उसके बाद HCl और ज़्यादा। समझ रहे हो ना कि HCl बहुत ज़्यादा एसिडिक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आप इससे एटलीस्ट देखो, इससे ये फ़ायदा होगा, इसका आप ध्यान में रखने से ये फ़ायदा होगा कि हमें अगर कोई पूछ ले कि सोप, तो हम एटलीस्ट ये तो पता है कि भाई वो बेसिक होगा, क्लियर। और ये भी पता है कि भाई बेसिक होगा लेकिन सोडा से तो ज़्यादा होगा, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर से थोड़ा कम होगा। ब्लीच जो करते हैं जिस चीज़ से, उसकी बात करें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीएच क्लियर। पीएच क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन का, क्लियर। अब देखो, अब स्प्लीन की बात हमने किया था। स्प्लीन के बारे में हमने क्या बोला था? स्प्लीन एक स्टोरेज ऑर्गन की तरह काम करता है, स्टोरेज ऑफ लीवर, स्टोरेज की तरह काम करता है ब्लड के। यहाँ पे होता है स्प्लीन, ये वाला। तो स्प्लीन का क्या, स्प्लीन का कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन हम देख लेते हैं, ध्यान देना। क्योंकि मैंने देखो, ये आपके बुक में स्प्लीन वाला चीज़ नहीं दिया जाता। मैंने देखा कि एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था स्प्लीन के फंक्शन पे, तो मैंने सोचा थोड़ा हम कुछ और सर्च करके कुछ डाल देते हैं। तो ये क्या करता है, अगर कोई जर्म्स, ध्यान देना, कोई जर्म्स ब्लड में आ जाता है तो क्या करता है, इनफाइट करता है स्प्लीन उससे, क्लियर। क्योंकि स्प्लीन के पास कुछ इन्फेक्शन फाइटिंग WBC होते हैं। ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। क्या मैंने बोला? स्प्लीन के पास वाइट ब्लड सेल होते हैं, ऐसे वाइट ब्लड सेल जो इन्फेक्ट से फाइट, लड़ाई करते हैं और उसको भगाते हैं, क्लियर। तो और स्प्लीन और क्या करता है, एक कंट्रोल करता है लेवल ऑफ ब्लड सेल, चाहे WBC हो या RBC हो या प्लेटलेट्स, इसके लेवल को कंट्रोल करता है। और ये क्या करता है, इट फिल्टर द ब्लड को फिल्टर करता है, और कोई भी डैमेज और जो डैमेज या पुराना RBC सेल हो, इसको बाहर निकालता है। समझ रहे? सबसे पहले जर्म से फाइट करता है, क्यों स्प्लीन में WBC के इन्फेक्शन से फाइट करने वाले जर्म्स होते हैं, मतलब सेल्स होते हैं। और ये ब्लड के लेवल को भी कंट्रोल करता है, जो पुराने और खतरनाक या डैमेज ब्लड RBC होते हैं उसको हटाते हैं। ये सब के बारे में हम और डिस्कस करेंगे। चलो अब बात करते, इतना हमें हो गया क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे बुक में दिया हुआ है, ध्यान देना, आपके बुक में ये पेज, ये पेज, ये पेज, ये पेज नहीं दिया है, सिर्फ ये पेज दिया है। सेकेंड पार्ट है आपके बुक में, वो क्या है, पार्ट्स ऑफ सेल, पार्ट ऑफ ब्लड। ब्लड में दो चीज आते हैं। सबसे पहले ध्यान रख लिए, ब्लड में क्या क्या आते हैं, एक आते हैं प्लाज्मा, ध्यान रखना, एक है प्लाज्मा, और दूसरा क्या है, ब्लड कॉर्पस्कुलस, जिसमें RBC, WBC, प्लेटलेट आते हैं, क्लियर। समझ ले, एक है प्लाज्मा जो इस कलर का है, दूसरे को आप ब्लड सेल मान सकते हैं, क्लियर। पूरा ब्लड सेल एक साथ, इसको हम ब्लड कॉर्पस्कुलस भी बोलते हैं, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ब्लड कलर दो पार्ट है, पहला है प्लाज्मा, फिर हम प्लाज्मा के बारे में डिस्कस करेंगे, और दूसरा है ब्लड कॉर्पस्कुलस, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन देख लेना। चलो हो गया प्लाज्मा। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा, दो इंपॉर्टेंट है, यही दोनों है, पार्ट ऑफ ब्लड, ये है प्लाज्मा, ये पार्ट है प्लाज्मा। और उसके अलावे देखो ब्लड में क्या क्या है, प्लाज्मा है, थोड़ा इसका कलर थोड़ा येलोइश टाइप का होता है, आप देख रहे हो थोड़ा येलोइश टाइप का, नहीं है कलर। उसके बाद बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्लेटलेट, RBC, और उसके बाद जो WBC होते हैं, क्लियर, हमें पता चल गया। ये सब के बारे में हम देखेंगे, क्लियर। कौन क्या क्या होता है, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स होते हैं प्लाज्मा के अलावे, क्लियर। प्लाज्मा के अलावे 3 होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम आगे चलते हैं, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा की। हाँ देखो कॉर्पस्कुलस जो वर्ड है उसको हम लिविंग सेल भी बोलते हैं, जिसे सीधा सेल्स बोल सकते हैं, हम सेल्स बोल सकते हैं। अब देखो, अब पहले हम डिस्कस करते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा कोई दिक्कत नहीं, इतना तक ठीक है ना। प्लाज्मा, ब्लड कॉर्पस्कुलस में क्या क्या होते हैं, RBC, WBC और ब्लड प्लेटलेट्स या रेड ब्लड सेल। कॉर्पस्कुलस को आप सेल्स बोल सकते हैं, सिंपल, एक लिविंग सेल्स, ध्यान देना, एक लिविंग सेल्स।
चलो अब देखो प्लाज्मा की बात करते हैं। ये क्या है, लिक्विड पार्ट है ब्लड का। एक और चीज बात करते हैं, काफी जगह पे इवन आपके बुक में भी दिया है, लेकिन काफी जगह मैंने देखा कि टोटल अगर ब्लड का बात करें, ध्यान देना, टोटल अगर ब्लड का बात करें उसमें से 60% प्लाज्मा है, 40% में सारे ब्लड सेल है जिसमें WBC, RBC और प्लेटलेट्स आते हैं। ध्यान देना 60% में प्लाज्मा है, 60% में ये प्लाज्मा है, लेकिन कहीं कहीं पे क्या दिया है 55% दिया है। इवन कई जगह मैंने देखा, लेकिन लूसेंट में क्या दिया है 60%। तो समझ लीजिए अबाउट 55 to 60% होते हैं क्या प्लाज्मा, इतना होता है। उसके बाद इसमें अगर इन तीनों की बात करें तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा कौन होता है, RBC होता है, उसके बाद WBC होता है, उसके बाद प्लेटलेट्स होता है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलो तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा की बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा है उस प्लाज्मा की बात करते हैं। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा सबसे पहले ब्लड सेल में, टोटल ब्लड में प्लाज्मा है 60%। और प्लाज्मा में बात करें तो क्या क्या मिलता है, 3 चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वाटर, क्योंकि ये लिक्विड पार्ट है, 90% वाटर मिलते हैं, 7% प्रोटीन मिलते हैं, क्लियर। उसके बाद कुछ सॉल्ट मिलते हैं, कुछ ग्लूकोज मिलते हैं, 0.09% इसमें क्या मिलते हैं, सॉल्ट, और 0.1% ग्लूकोज मिलते हैं, कुछ और मिलते हैं, लेकिन ये 4 रखना। वाटर सबसे ज़्यादा प्लाज्मा में 90%, 7% प्रोटीन है, 0.9% है सॉल्ट, 0.1% है ग्लूकोज। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं। आपने बोला कि भैया पता चल गया, सबसे पहले ब्लड में 2 चीज़ है, प्लाज्मा और सेल्स। उसके बाद से प्लाज्मा में क्या क्या मिलता है, वाटर, प्रोटीन, उसके बाद सॉल्ट, उसके बाद ग्लूकोज, और उसके बाद सेल्स में क्या क्या है, सेल्स में है RBC, WBC, प्लेटलेट्स। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं इनके प्रोटीन, जो 7% है उसमें कौन कौन से प्रोटीन मिलते हैं। ध्यान देना, प्रोटीन में जनरली 3 प्रोटीन मिलते हैं, ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको। इस प्रोटीन के बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। प्रोटीन में मिलता है, सबसे पहले मिलता है फिब्रिनोजिन। फिब्रिनोजिन क्या मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग में। फिब्रिनोजिन मदद करता है ब्लड क्लॉटिंग में। आप इसको आगे भी देखेंगे, जब प्लेटलेट्स देखेंगे ना उसमें भी देखेंगे इसको। उसके अलावे है एल्ब्यूमिन। ये क्या करता है, ओस्मोटिक बैलेंस को बनाता है, जैसे वाटर वगैरह का। थर्ड है ग्लोब्यूलिन क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है, डिफेंस मैकेनिज्म, क्लियर। सबसे पहला क्या, फिब्रिनोजिन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन, तीनों क्या काम है, यह ब्लड क्लॉटिंग, ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, ऑस्मोटिक को बैलेंस करता है। थर्ड है डिफेंस मैकेनिज्म। समझ गया ना। प्लाज्मा में क्या क्या मिलता है, वाटर, प्रोटीन, सॉल्ट और ग्लूकोज। सबसे ज़्यादा क्या है, वाटर, फिर प्रोटीन, फिर सॉल्ट, फिर ग्लूकोज। भाई इससे ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। प्रोटीन में कौन कौन है, फिब्रिनोजिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। आपसे सिंपल पूछेगा, जो फिब्रिनोजिन प्रोटीन है वो किसके काम में आता है, तो ब्लड क्लॉटिंग। एल्ब्यूमिन आता है, ओस्मोटिक बैलेंस को बनाने में मदद करता है। ग्लोब्यूलिन है और डिफेंस मैकेनिज्म में काम आता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। आगे चलते हैं। हो गया प्लाज्मा हमारा एंड, प्लाज्मा हो गया क्लियर। प्लाज्मा में एक और चीज नया टर्म देखते हैं, एक है सीरम, क्लियर, एक है सीरम, सिंपल है सीरम। अगर प्लाज्मा से, ध्यान देना, प्लाज्मा से आप फिब्रिनोजिन एंड प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर ले। सिंपल बात करते हैं, प्लाज्मा का एक पार्ट है ना फिब्रिनोजिन, तो सिंपल बता रहा है, प्लाज्मा से अगर प्रोटीन को आपने गायब कर दिया तो ये बाकी तीनों मिलके क्या कहलाएंगे, बाकी तीनों मिलके कहलाएंगे सीरम। समझ में आया। यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन डन डायरेक्टली विथ कोगुलेंट, सेंट्रीफ्यूज आफ्टर कोगुलेंट विद मैं ये बताता हूँ। सबसे पहले समझिए, क्लोटिंग पर देखो फिब्रिनोजिन इसमें प्रेजेंट है, लेकिन सीरम में क्या है, सीरम में
फिब्रिनोजिन एब्सेंट हो जाते हैं। एब्सेंट फिब्रिनोजिन क्या काम करता था? क्लॉटिंग फैक्टर में काम करता था, क्लॉटिंग, ब्लड को क्लॉट। भाई इसको आपने एब्सेंट करा दिया, इसको आपने हटा दिया, तो ये बात प्लाज्मा से जैसे ही ये हटा तो क्या बन गया? सीरम बन गया। ये ध्यान रखना, प्लाज्मा से ऐसे ही जैसे ही हटा तो ये सीरम बन गया। कोई दिक्कत नहीं है ना? जो ब्लड क्लॉटिंग करने वाला था बंदा, उसको आप हटा ही दिए। क्लियर? तो ये कब दिया जाता है? प्लाज्मा कब दिया जाता है? ऐसे पेशेंट को जिसमें ब्लड सेल नहीं है, और इसका काम किया जाता है डायग्नोसिस में मदद किया जाता है इसका, सीरम का। क्लियर? हाँ, एक और चीज यहाँ पे देखिए, सेंट्रीफ्यूगेशन, जो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है किसके प्रेजेंस में होता है? एंटीऑगुलेंट के प्रेजेंस में। लेकिन भाई आपने सीरम में क्या किया? उसको हटा दिया, तो विदाउट प्रेजेंस होगा ना। ये भी मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, आपके बुक में सिंपल इतना दिया है कि जब फिब्रिनोजिन जो कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है और प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर देते हो प्लाज्मा से, तो जो रिमेनिंग पार्ट बचता है उसको सीरम बोलते हैं। इतना ही करना है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका एक भी पॉइंट छूट नहीं रहा है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं कि कुछ और पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। क्लियर? और ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे, ये सब। हाँ, तो सबसे पहले, हाँ चलिए, सबसे पहले कुछ बेसिक फैक्ट डिस्कस करा देते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी, ये सब डिस्कस करेंगे। चलो पहले रुकिए, कुछ एक पेज ले लेते हैं। एक सेकंड रुकिए। पहले कुछ फैक्ट डिस्कस कर दें ना। चलिए, समझ में आ गया? यानी अब प्लाज्मा खत्म, प्लाज्मा के बाद आया ब्लड सेल्स। ब्लड हम कहीं कहीं पे लिखते हैं ब्लड कॉर्पस्कुलस। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है लिविंग सेल, ऐसा सेल जो जिंदा है, तो यानी हम ब्लड सेल्स भी इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसके 3 पार्ट है, क्योंकि हमें पता चल गया टोटल ब्लड में 60% तो प्लाज्मा था, ऑलमोस्ट 40% है ब्लड। तो ब्लड में जो 40% वाला पार्ट है उसमें 3 चीज आ गया, आरबीसी, उसके बाद आया डब्ल्यूबीसी, ये सब मैं डिलीट नहीं करूँगा, मैं सब, ये भी आप प्लेटलेट्स, ये आपको मैं पीपीटी भेजूंगा, इसमें 7 होगा प्लेटलेट्स, ये तीनों हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब आगे हम डिस्कस करते अच्छे से। क्लियर? सबसे पहले इसका शेप कैसा होता है? देखो, इसका शेप होता है आरबीसी, किसी मैमल के आरबीसी का शेप होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आरबीसी के बारे में अच्छे से। शेप क्या होता है? शेप इसका बाई कॉनकैव होता है, दोनों तरफ से कॉनकैव, इस टाइप का। कुछ कुछ कहीं कहीं पे राउंड शेप भी होता है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, आरबीसी को आप हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रो का मतलब होता है रेड, साइट्स का मतलब होता है सेल, रेड सेल, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले क्या शेप है? बाई कॉनकैव या राउंड शेप भी होता है, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, हमें समझ में आ गया। अब देखो, आरबीसी की जो कमी होती है, आरबीसी की जो कमी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं, एनीमिया। क्लियर? आरबीसी की कमी को एनीमिया। तो कभी भी किसी वर्ड में अगर सिस लगा हो, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन, और उसके बाद पीनिया या एनिया लगा हो तो इसका मतलब होता है डेफिशिएंसी। तो एनीमिया का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी। क्लियर? और मान लो यहाँ पे एक वर्ड है एरिथ्रोसाइटिसिस, एरिथ्रोसाइट्स का मतलब हुआ रेड ब्लड सेल, लेकिन एरिथ्रोसाइटिसिस का मतलब होता है आरबीसी का बनना। कोई दिक्कत है यहाँ पे? देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, शेप क्या क्या है? बाई कॉनकैव या राउंड शेप है, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं जिसका मतलब है रेड ब्लड सेल, एरिथ्रोसाइटिसिस का मतलब है आरबीसी का बनना, लेकिन एनीमिया का मतलब होता है आरबीसी की कमी। कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो और क्या क्या आपको बुक में पॉइंट लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है, सभी आरबीसी कर रहे हैं, डब्ल्यूबीसी अभी छोड़ो, आरबीसी कर रहे हैं। आगे लिखा हुआ है
इसके पास न्यूक्लियस नहीं होते हैं। आरबीसी के पास, वो रेड ब्लड सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होते। भाई न्यूक्लियस नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे? यू न्यूक्लिएटेड बोलेंगे, ई न्यूक्लिएटेड, ई न्यूक्लिएटेड बोलेंगे। तो आप बोलोगे भैया सारे के सारे मैमल में न्यूक्लियस नहीं होता है। नहीं भाई, एक्सेप्शन आप ले लेते हो, एक है कैमल और एक है लामा। लामा और कैमल इन दोनों में नहीं होते। तो आप बोलोगे भैया अगर न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए भी नहीं होंगे। हाँ नहीं होंगे। और डीएनए भी नहीं है, न्यूक्लियस भी नहीं है, तो आप आरबीसी को ब्रेक भी नहीं कर सकते हो कई पार्ट में, ऐसे ऐसे नहीं कर सकते। तो हाँ चलो मान लेते हैं ये सब नहीं कर सकते। इतने में कोई इशू है तो बताइए। कोई इशू नहीं है। आप देखो, चलो हमने बता दिया न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन है कैमल और लैमा, और आरबीसी को आप ब्रेक भी नहीं कर सकते। आप देखते हैं सबसे पहले फॉर्मेशन। क्लियर? फॉर्मेशन में हम दो टाइप ले लेते हैं। एक है जब फॉर्मेशन कब हो, जब एम्ब्रायोनिक एज में हो, एम्ब्रायोनिक जब माँ के पेट में होता है, एम्ब्रायोनिक। और दूसरा कब लेते हैं, जब कोई एडल्ट या मतलब बाहर आ जाते हैं, मतलब जब डिलीवरी हो जाती है बच्चे की उसके बाद। क्लियर? तो उसके बाद जो जनरली कहाँ पे होता है? बोन मैरो में होता है। लेकिन एम्ब्रायोनिक एज में कहाँ पे होता है? लीवर में होता है। कोई दिक्कत नहीं, दोनों से समझे। एम्ब्रायोनिक एज में माँ के पेट में रहता है तो लीवर में फॉर्मेशन होता है, वैसे बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब बोलोगे कि भैया ये दोनों डिस्ट्रॉय कहाँ पे होते हैं? जब बन तो गया लेकिन ख़त्म भी तो इनका होना है। ख़त्म दो जगह पे होते हैं, एक स्प्लीन जो कि मैंने बताया है, स्प्लीन, और दूसरा होता है लीवर। क्लियर? स्प्लीन में मैक्सिमम डिस्ट्रॉय कहाँ पे होता है? स्प्लीन में, लेकिन कम सम लीवर में भी होता है। तो इसीलिए इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? इन दोनों को हम बोलते हैं ग्रैब यार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का ग्रैब यार्ड बोलते हैं। और ध्यान देना, ग्रैब यार्ड के साथ साथ इसको हम ब्लड बैंक भी बोलते हैं। बोलोगे अब भैया ब्लड बैंक क्यों? ब्लड बैंक का तो ये मतलब हुआ ना कि आप वहाँ से ब्लड ले रहे हो। ब्लड बैंक का ये मतलब है कि भाई ये शॉक वगैरह के सिचुएशन में, अगर शॉक या करंट के सिचुएशन में, शॉक या करंट के सिचुएशन में क्या करते हैं? शॉक या करंट के सिचुएशन में यहाँ से ब्लड यूज कर लेते हैं। समझे ना? ब्लड बैंक का ये मतलब है शॉक या बहुत समय ज़रूरत है तो आप इसमें से ब्लड ले सकते हो। क्लियर? तो आरबीसी का मतलब समझ गए। आरबीसी के बारे में एक दो और पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, आगे आपके बुक में दिया हुआ है, ध्यान देना। इसका लाइफ स्पैम होता है 20 से 120 डेज। लाइफ स्पैम ये भी देख लेते हैं। लाइफ स्पैम क्या होता है? 20 से 120 डेज होते हैं। डिस्ट्रक्शन लीवर और स्प्लीन में होता है और इसको ग्रेव बोलते हैं। हेमोग्लोबिन इसका पास होता है। देखो आरबीसी के पास प्रेजेंट होता है हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का मतलब है दो चीज, एक होता है हीम का मतलब होता है आयरन, और ग्लोबिन का मतलब होता है इसका एक ग्लोबिन का मतलब होता है, हीम का मतलब होता है आयरन कंटेनिंग कंपाउंड, और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। क्लियर? ऐसा देखो, ऐसा चीज जो आरबीसी के कलर को रेड कर देता है। क्लियर? हीम का मतलब आयरन कंटेनिंग कंपाउंड और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। तो इसमें जो प्रोटीन है वो ग्लोबिन है। क्लियर? ग्लोबिन एक प्रोटीनियस कंपाउंड है। विथ हीम क्या है? हीम को हम क्या बोलते हैं? आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो भाई आयरन और कंटेनिंग कंपाउंड उसके पास रहेगा। तो आयरन जब रहेगा तो क्या करेगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करने का कोशिश नहीं करेगा। समझ में ना आ गया? आरबीसी को हम क्या बोलते हैं? हेमोग्लोबिन। इसमें आरबीसी में क्या होता है? हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हेम का मतलब आयरन, ग्लोबिन का मतलब प्रोटीनियस मतलब इसका प्रोटीन जो कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसके पास प्रोटीन हो। और आयरन है तो ये क्या कर सकते हैं? आयरन है तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर सकते हैं? इकट्ठा कर सकते हैं, ये हमें पता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। और प्रोटीन, और ये प्रोटीन क्या करते हैं? ये प्रोटीन का काम है ऑक्सीजन को, हमारे शरीर में हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हर पार्ट को पहुंचाना और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ये पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन का काम इसी का है भाई। क्लियर? अब देखो नॉर्मल क्या है? हाँ आयरन। और आप बोलोगे कि भैया यहाँ पे बताया आपने आयरन कंपाउंड, तो आयरन कंपाउंड तो बहुत सारा है। कौन सा आयरन कंपाउंड? तुम भाई सुन लो, हेमेटीन,
HAEMATIN, हेमेटिन। क्लियर। उसके बाद और क्या डिस्कस करते हैं, हेमोग्लोबिन का कंटेंट एडल्ट मैन में कितना होता है, 17.5 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। क्लियर। मेन फंक्शन आरबीसी का क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग्स टू ऑल सेल ऑफ द बॉडी और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रिंग बैक करता है। एनीमिया तो पता है हेमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। जब हम सोते हैं तो आरबीसी रिड्यूस हो जाता है 5%, 5% रिड्यूस हो जाता है, मतलब पहले 100 है तो अब 95 हो गया, ऐसा नहीं 5 हो गया, नहीं। क्लियर। अगर हम ध्यान देना, जब हम हाइट पे हम सोते हैं तो हमारा आरबीसी डिक्रीज करता है, लेकिन हम हाइट पे जाते हैं तो हमारा आरबीसी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। क्लियर। आरबीसी इंक्रीज करता है भाई, आरबीसी इंक्रीज किया तो हम क्या करते हैं, हम जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं। क्लियर। क्योंकि आरबीसी जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जल्दी जल्दी छोड़ रहा है, तो हम जल्दी जल्दी सांस नहीं लगते, तो हम ऊपर ज़्यादा हाइट पे जाते हैं तो हमें क्योंकि एयर की थोड़ी कमी हो जाती है तो जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है ताकि ऑक्सीजन को ज़्यादा अंदर ले जा सके। क्लियर। अब आरबीसी को जो मेजर करता है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका इंस्ट्रूमेंट करता है हेमेक्टोमीटर, HEMOCITOMETER। और एडल्ट मैन में आरबीसी कितनी होती है, 4 to 5 मिलियन पर क्यूबिक मीटर मिलीमीटर। क्लियर। मिलीमीटर क्यूब ऐसे बोल सकते हैं, 4 to 5 मिलियन मिलीमीटर क्यूब, समझे, इतना। कोई दिक्कत नहीं, यहीं तक हम रहने देते हैं। सेकेंड वीडियो में हम आगे डिस्कस कर लेंगे क्योंकि फिर लंबी वीडियो हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। अभी जितना हम किए ना उसको हम रिवाइज कर लेते हैं बस। देखो स्टार्टिंग से तो मैं पूरा करवा चुका हूँ। देखो सबसे पहले मैंने बनाया कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, उसके पास ह्यूमन के जो वेट होता है उसका 7% होता है, पीएच है 7.4 हमें पता है। ब्लड हमारे ह्यूमन बॉडी में 5 to 6 लीटर होता है। फीमेल में मेल के कंपैरिजन थोड़ा आधा लीटर कम होता है, सेम एज की बात करें तो। ब्लड में 2 चीज होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड सेल्स। प्लाज्मा में क्या होता है, जो टोटल पार्ट होता है ब्लड का उसमें 60% प्लाज्मा होता है, 40% क्या होता है, ब्लड सेल होता है। लेकिन अगर बात करें प्लाज्मा की तो प्लाज्मा में टोटल 90% वाटर होता है, 7% प्रोटीन होता है। प्रोटीन हटा दे तो हम उसको सीरम बोलते हैं। सीरम का यूज होता है डायग्नोसिस में, ये सब हमने देखा था। क्लियर। चलो फिर इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं एक बार पूरा रिवाइज करवा दूंगा। एक बार देखिए कोई दिक्कत होगा तो मुझे पूछिएगा, नंबर आपके पास है, एक बार और मैं रिवाइज करवा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में जब स्टार्ट करेंगे ना तो 5 मिनट में फिर से रिवाइज करवा दूंगा। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच।